हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सीवी। सो फाइनली आप लोगों का सीटेट पेपर 1 एंड सीटेट पेपर 2 दोनों फिनिश हो चुके हैं। और पेपर 2 सीटेट पेपर 2 सीडीपी की आंसर की मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। देखिए, मैं आप लोग कह रहे होंगे इतना टाइम लग रहा है आंसर की प्रोवाइड करने में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम लेकर के मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि आप तक सही आंसर पहुँचा पाऊँ। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, जो मैंने आंसर बताया वो आपके अकॉर्डिंग उसका आंसर कुछ और है, तो नीचे उस क्वेश्चन को लिख करके और उस आपके अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या है वो लिख करके जरूर कमेंट कर देना। ठीक है, अगर आपको कोई इशू हो तो मैं उस क्वेश्चन को एक दो बार और चेक कर लूँगी। ठीक है, सो अभी चेक करते हैं। ये मैं आपको जो है हिंदी लैंग्वेज 1, ठीक है, तो जिन्होंने भी लैंग्वेज 1 में हिंदी को सिलेक्ट किया था उनके लिए ये है आंसर की। ठीक है, उनको जो है अपने 91 से लेकर के क्वेश्चन चेक करने हैं। ठीक है, सो 30 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं हिंदी के 91 से लेकर के 120 तक। सबसे पहले देखिए, आपका ये गद्यांश आया था और क्योंकि इसके सेट्स अलग अलग हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर नहीं देखना है, आपको क्वेश्चन देखना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन हैं आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर नहीं क्वेश्चन देखना है आपको। ओके, सो मैं ऑलरेडी इसको जो पैराग्राफ इसको पढ़ चुकी हूँ। मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो आंसर लग रहे हैं वो मैंने यहाँ पर टिक किए हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको पैसे से पढ़ के नहीं बताने वाली हूँ, सीधा आंसर बताऊँगी जिससे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप अपने आंसर चेक कर पाएँ। 30 में से आपको जो है कितने आंसर जो है आपके सही जा रहे हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है? तो किस तरह की चिंता झलकती है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा, मूल्यों के बिखरने की। नेक्स्ट है आपका, किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो समाज को क्या करते हैं, जागरूक करते हैं। तो ये सारे आंसर आपके पैसेज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्रृंखलित में प्रत्यय है। देखिए, हिंदी ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की मैंने जो है आपको 30 मिनट की क्लास प्रोवाइड की थी। मैंने कहा था बस इसी क्लास को देख लीजिए व्याकरण के लिए, तब भी आप व्याकरण के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। वहीं से प्रत्यय मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि प्रत्यय हम किसी भी शब्द में कैसे पहचानते हैं। ठीक है, सो फिलहाल जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसमें जो आपका इत प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? यानी कि बदतर का क्या मतलब होता है? बदतर का मतलब है बहुत बुरा, अत्यधिक बुरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, अत्यधिक बुरा। नेक्स्ट है, कालजयी से तात्पर्य है। कालजयी का मतलब क्या होता है? जो हर काल में प्रासंगिक हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्वास शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, निश्चित धारणा। ठीक है, नेक्स्ट है, साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है? तो किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, पतन की ओर जाता हुआ समाज। नेक्स्ट है आपका, कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है? तो कौन सा साहित्य है जो कालजयी साहित्य बन पाता है वो आपको बताना है। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा, जो आपका मानवीय सत्य की खोज करे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, बाकी मुझे जो है ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट लग रहा है। अगर आपको कोई और इसका आंसर लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट है, समाज को गति कौन प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, साहित्य। इसके बाद जो है ये 99 यानी कि क्वेश्चन नंबर 99 तक हो चुका है आपका, 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर के 105 तक आपकी ये जो है एक पोएम यानी कि पद्यांश था, और इस पद्यांश के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देखते हैं। सो पद्यांश में ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 100 देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है, यानी कौन से अलंकार का यूज़ हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, मानवीकरण। देखिए, मैंने जो व्याकरण की क्लास करवाई थी वहाँ पर आपको जो है अलंकार के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके हंसने की बात इसमें की गई है पोइम में? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तारा की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रकृति का हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतरी है? बादलों से भरे आकाश से, तारों से भरे आकाश से, चंद्रमा की रोशनी से भरे आकाश से, या फिर सूर्य लालिमा से भरे आकाश से? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बादलों से भरे आकाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हृदय राज्य की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सो करेक्ट आंसर इसका 4 हो जाएगा, ये आपका जो है संध्या के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका, दिवस वासन। ठीक है, दिवसावसान का संधि विच्छेद बहुत अच्छे से व्याकरण की क्लास में बताया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, दिवस प्लस अवसान, दिवस प्लस अवसान। ठीक है, तो व्याकरण के क्वेश्चन जो भी लोग व्याकरण की क्लास देख करके गए होंगे उन्होंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है पद्यांश गद्यांश के क्वेश्चन खत्म हो गए, हम पैडागोजी हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ब्लर है, पर मैं पढ़ करके आपको बता देती हूँ। आपको कहा गया है कि इसमें जो है योगात्मक विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया क्वेश्चन क्या था, क्योंकि यह क्या करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, कॉलम ए में भाषा शिक्षण विधियाँ हैं कुछ, और कॉलम बी में
उनकी समझ या संबंधित गतिविधियाँ हैं, तो आपको जो है इनको मैच करना है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ब्लर है, बट इतना आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला आपका लिखा हुआ है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, दूसरा लिखा हुआ है प्रत्यक्ष विधि, तीसरा है व्याकरण अनुवाद और लास्ट है आपका वेस्ट की नवीन विधि। तो वेस्ट की नवीन विधि जो है आपके मौन पठन से रिलेटेड है, डी का आपका थर्ड हो जाएगा। और जो आपका संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण है, ये मैंने हिंदी पेडागोजी की क्लास में कई बार करवाया था, ठीक है। तो ए का आपका यहाँ पर जो है फर्स्ट हो जाएगा सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुरूप भाषा। तो ए का फर्स्ट किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। तो देखिए और किसी ऑप्शन में ए का फर्स्ट नहीं है, इसमें ए का सेकंड है तो ये गलत, इसमें ए का फोर्थ है तो ये भी गलत, इसमें ए का थर्ड है तो ये भी गलत। आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि आपकी किससे रिलेटेड है? आप यहाँ पर जो है सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण में क्या शामिल है? तो श्रवण में क्या शामिल है वो आपको करेक्ट आंसर यहाँ बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि सुनना, ध्वनियाँ जैसी हैं तदनुसार डिकोड करना, यानी कि जो भी है उसको सुनना और पढ़ करके समझना, डिकोड करना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका यहाँ 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है, यही आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत ही हमसे पूछा था इसलिए यही करेक्ट है। बाकी देखिए पहला वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपका सही है, गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल हैं? ये मैंने आपको कई बार करवाया था। ग्राह्य कौशल ग्राम्यात्मक कौशल है, जिसमें हम कुछ ग्रहण करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सुनते हैं तब ग्रहण करते हैं, पठन यानी पढ़ते हैं, तब श्रवण और पठन हमारे ग्राह्य कौशल होते हैं। नेक्स्ट है कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती हैं, वह अधिगम के लिए क्या कर रही हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, वह अधिगम को और अधिक रियल यानी वास्तविक तथा उपयोग बनाने के लिए रिलेवेंट सामग्री का यहाँ पर यूज़ कर रही हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सबसे बेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञान प्रस्तुत करते हैं, इस तरीके से भाषा सिखाना क्या कहलाता है? सो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। जब भी समूह में कार्य हो रहा है मतलब सहयोगात्मक अधिगम वहाँ पर यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है आपका अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, व्यवहारवादी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया, इस पाठ्य का क्या उद्देश्य है? तो देखिए ये हिंदी पेडागोजी क्लास में मैंने बहुत बार करवाया था। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित कराना, ठीक है। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जब हम रिलेटेड कुछ करवाते हैं तो कोश विषयक सामग्री से रिलेट करवाते हैं हम उसको, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है वो आपको बताना है। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसको हम कहते हैं सेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेक्स्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? तो ये हमारा जो है भाषा परीक्षण का प्रभाव कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा, यानी कि एक्टिंग करने के लिए कहा। तो आप यही समझ गए होंगे, मैंने हिंदी पेडागोजी की क्लास में ये भी करवाया था आपको, ठीक है। और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें, इस गतिविधि को हम रोल प्ले कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भावगत कार्य जैसे स्वरशैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाएगा? तो ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ आपको पूछा गया है, मैंने आपको करवाया था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, इसको हम कहते हैं ध्वन्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपको बताना है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, उनका जेंडर यानी कि बोलने वाले महिलाएं या पुरुष, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये थे सारे क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।